जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू चेतन भात लर्निंग। आज आईआर की क्लास में हम जिस वीक को कवर करेंगे वो है जो अभी 2 दिन पहले ख़त्म हुआ है, 23 मार्च से 30 मार्च तक का वीक। इसमें एसेंशियली जो हम टॉपिक्स कवर करेंगे वो द हिंदू में कुछ आर्टिकल्स आपने पढ़े होंगे इंडस वाटर ट्रीटी से रिलेटेड, फिर अफ़गान पीस प्रोसेस जो कि एक ऑन गोइंग प्रोसेस चल रहा है जिस पे हमने लास्ट क्लास में भी बात की थी, सो उसमें थोड़ी सी न्यू डेवलपमेंट्स हैं वो देख लेंगे। सऊदी यमन क्राइसिस को लेकर न्यूज़ में काफ़ी आर्टिकल्स आए हुए थे, तो वी विल टॉक अबाउट दैट। डिजिटल टैक्स मैंने 2 हफ्ते पहले आपको एक टॉपिक करवाया था, उसमें भी कुछ न्यू डेवलपमेंट आई थी, हम उसको देखेंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंडिया एंड बांग्लादेश। आपको पता है मोदी जी बांग्लादेश गए थे। सिमिलरली बांग्लादेश से रिलेटेड काफ़ी हमारे अभी कुछ फैक्ट्स वगैरह हुए हैं, तो उसकी लाइट में एक आर्टिकल था हिंदू में बहुत बड़ा, उस आर्टिकल को हम समराइज करेंगे। हम देखेंगे कि व्हाट आर द टेकअवेज फ्रॉम दैट आर्टिकल दैट कैन बी यूज्ड इन एग्जाम। अब ना मैं आपसे एक चीज़ पूछता हूँ, या मैं खुद भी सोच रहा था कि अगर मैं देखूँ वैसे यूट्यूब के ऊपर या कहीं पे भी, मान लो मोदी जी बांग्लादेश गए, कोई मीट हो गई, या यमन और सऊदी की कुछ टेंशन चल रही है, ये न्यूज़ तो से ध्रुव राठी भी कवर कर रहा है, वो भी बता देगा भाइयों ऐसा हो गया, दोस्तों ऐसा हो गया, मित्रों ऐसा हो गया। तो हम जब आपको यहाँ पे करवा रहे हैं, हाउ आर वी एनी डिफरेंट, और फॉर दैट मैटर एनी इंस्टीट्यूट टीचिंग फॉर यूपीएससी वो कवर कर रहा है और एक जेनेरिक कवरेज हो रही है, उसमें फ़र्क क्या होता है? बेसिकली क्या है, आपको ना यहाँ पे इस पॉइंट ऑफ व्यू से समझना होता है कि मेरे प्रीलिम्स में क्या काम आएगा इस खबर से, और मेरे मेंस में इस खबर से क्या काम आएगा। आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे हम कवरेज करवाते हैं, इस चीज़ को आपको समझना है। ये नहीं है कि आपको बस कोई इशू चल रहा है सिंप्लीफाई करके बता दिया, बात खत्म होगी। किस न्यूज़ की किस इवेंट में लोकेशन इंपॉर्टेंट है, किस इवेंट में पैकेज हुई है, मान लो कोई डील हुई है इंडिया की और से सऊदी अरेबिया की, किस उसमें क्या फैक्टर इंपॉर्टेंट है, लोकेशन इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर कितना पैकेज डील हुई है वो इंपॉर्टेंट है, या कौन सी मिनिस्ट्री उसको मतलब नोडल एजेंसी है वो इंपॉर्टेंट है, एंड सो ऑन। तो आपको जब ये करंट अफेयर्स हमारे साथ करने होते हैं, या आप किसी भी आईएएस इंस्टीट्यूट के साथ कर रहे होते हो, तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि मुझे प्रीलिम्स और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या यहाँ से इस पर्टिकुलर न्यूज़ में मेरे को फ़ायदा हो सकता है। कई बार कुछ चीज़ें होती हैं जो डायरेक्टली नहीं भी आती पेपर में, ना प्रीलिम्स में ना मेंस में, बट वो फॉर्डर का काम करती हैं, आपको एनेबल करती हैं दैट इन ऑर्डर टू राइट गुड एसेज मैं इसको एज एन एग्जाम्पल यूज़ करूँगा, इन ऑर्डर टू राइट अ गुड आंसर मैं इसको किसी पॉइंट को जस्टिफाई करने के लिए इस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करूँगा। तो जब भी आप हमारे साथ करंट अफेयर्स करते हैं, आपको इस पॉइंट ऑफ व्यू से ही इसको बच्चे पढ़ा करो आप कि हाँ ये जो चीज़ें हम 5 कर रहे हैं ये मुझे प्रीलिम्स, मेंस और एसेज, इंटरव्यू यहाँ तक किस तरह से काम आएंगी, या मैं इसको वॉलंटरली अपने आंसर्स में कैसे यूज़ करके आऊँगा। तो चलो सबसे पहले हमारे पास है इंडस वाटर का ट्रीटी। क्या था कि 2.5 साल के बाद इंडिया और पाकिस्तान का डेलीगेशन, उन्होंने परमानेंट इंडस कमीशन की एक मीटिंग की। अब अगर काफ़ी टाइम के बाद इंडिया और पाकिस्तान की मीटिंग हो रही है, तो इसको हम कैसे देख सकते हैं, नॉर्मलाइजेशन ऑफ रिलेशंस, कि हाँ थोड़े से अब एक स्टेप लिया जा रहा है कि रिलेशन थोड़े नॉर्मलाइज किए जाएं। इसमें आपको इंडस वाटर ट्रीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बात समझनी है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कितनी वॉर्स हुई, 1970 में वॉर हुई, 71 में, उसके बाद हमारे पास कारगिल वॉर हुई है, टेंशन्स भी चलती रही हैं, क्रिकेट मैचेस कैंसिल हो जाते हैं, 10-10 साल मैचेस नहीं होते, मीट्स कैंसिल हो जाती हैं, सार्क समिट्स कैंसिल हो जाती हैं, इंडिया या पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टीरियल मीटिंग्स होनी हो वो भी कैंसिल हो जाती हैं अगर टेंशन्स हुई हो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। बट इस ट्रीटी की एक स्ट्रेंथ है कि इट हैज़ स्टूड दिस डिफ़िकल्ट टाइम्स, हमारी इतनी प्रॉब्लमेटिक टाइम्स में भी इंडस वाटर ट्रीटी जो है इसने सस्टेन किया है, विच इज़ अ बिग थिंग। इस ट्रीटी को मैंने आपको जब आईआर पढ़वाया था जीएस में, तब बताया था कि इस ट्रीटी को वर्ल्ड बैंक ने मीडिएट किया था। ये दुनिया की प्रॉबेबली इकलौती ऐसी ट्रीटी होगी जहाँ पर लोअर राइपेरियन स्टेट के पास में काइंड ऑफ वीटो पावर है। मतलब क्या है, इस ट्रीटी में क्या होता है बच्चे कि ये जो ईस्टर्न 3 रिवर्स हैं, रावी, ब्यास और सतलज, ये जो 3 रिवर्स हैं ये इंडिया के पास में, इसके पास राइपेरियन राइट्स हैं। जो वेस्टर्न 3 रिवर्स हैं, इंडस, झेलम और चेनाब,
इनकी जो राइट्स हैं वो पाकिस्तान के पास में है। अब कैलकुलेट करने में तो 3 हो गया ईच, बट है क्या है, जो पाकिस्तान साइड वाली रिवर्स हैं उसमें ज़्यादा पानी है। इनफैक्ट आई थिंक ऑलमोस्ट 1:4, 1:4 के आसपास पानी होगा, तो पानी भी यहाँ पे ज़्यादा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट कैनाल सिस्टम्स इन द वर्ल्ड। काफ़ी अच्छा उनका कैनाल सिस्टम है, उसको पानी चाहिए। ये जो इंडस वाटर सिस्टम है ये पिछले 4-5 साल से दोबारा न्यूज़ में रहता है, हमेशा से इम्पॉर्टेंट है। यूपीएससी में आया भी था अभी 3 साल पहले इस पे सवाल। वाई वॉज इट इन न्यूज़? बिकॉज जब बहुत प्रॉब्लम्स चल रही थी इंडिया और पाकिस्तान की, हमारे जो भूतपूर्व एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर थी हमारे स्वर्गीय श्रीमती सुषमा स्वराज जी, वो ये बोलती, उन्होंने बोला जब हाफिज़ सईद ने बोला कि हम इंडिया के टुकड़े कर देंगे ये वो ब्ला ब्ला ब्ला, तो उन्होंने बोला कि इंडिया शुड रिकन्सिडर इंडस वाटर ट्रीटी, कि ये जो पानी जा रहा है पाकिस्तान में इसको रिकन्सिडर करना चाहिए। तो फिर हाफिज़ सईद ने बोला था कि इफ वाटर स्टॉप्स फ्लोइंग फ्रॉम इंडिया टू पाकिस्तान देन द ब्लड विल स्टार्ट फ्लोइंग, एंड देन इंडिया रीआइटरेटेड इट्स स्टैंड कि आप अगर खून की और इन सब चीज़ों की बात करोगे तो फिर हाउ द रिलेशन विल गो। तो एक सवाल जो उठा था वो ये था कि शुड इंडिया रिविजिट दिस ट्रीटी, शुड दिस ट्रीटी बी कैंसल्ड। तो अगर आपने मेरे जीएस की क्लासेस लगाई होंगी आईआर में, तो आपको पता होगा कि हमने वहाँ पे ट्रीटी को रीनेगोशिएट करना या इसको कैंसिल करने के प्रोज और कॉन्स दोनों पे बात की थी। क्लियर? जैसे वन ऑफ द फैक्टर्स वी डिस्कस्ड वाज दैट इंडिया इज लुकिंग फॉर अ सिमिलर काइंड ऑफ ट्रीटी विद चाइना ऑन ब्रह्मपुत्रा। जो चीज़ें हम दे रहे हैं पाकिस्तान को, यहाँ पे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि चाइना हमें वो चीज़ें एक्सटेंड करे, तो इंडिया का थोड़ा सा स्टैंड वीक होता है। सिमिलरली इंडिया एक रोग स्टेट की तरह से डील कर रहा है यहाँ पे पाकिस्तान से, तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ मेकिंग थिंग्स वॉलेटाइल। तीसरी चीज़ क्या है कि इंडिया इन जनरल पाकिस्तान में भी जब जाता है तो सर्जिकल स्ट्राइक करता है, मतलब मिनिमम एक्सटर्नल वो जिसको बोलते हैं ना कि मिनिमम एक्सटर्नल डैमेज हो। तो अगर हम पानी रोकेंगे तो यहाँ पे काफ़ी एग्रेरियन क्राइसिस हो सकता है, कॉमन पीपल को काफ़ी पाकिस्तान में प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन यही इसकी दूसरी साइड भी थी कि जब आप पानी रोकोगे तो पाकिस्तान के लोगों की तरफ से पाकिस्तान की गवर्नमेंट को प्रेशर जाएगा दैट नॉर्मलाइज रिलेशंस विद इंडिया, स्टॉप दिस क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म दैट इज बीइंग इन्फ्लिक्टेड ऑन इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। तो विद इन पाकिस्तान एक प्रेशर बनेगा। तो इस तरह से इशू चल रहा था, चलता रहता है। आपको पेपर के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? पहली चीज़ तो यही जो मैंने आपको बोली है, इंडस वाटर ट्रीटी की। अगर आप हमारे साथ जीएस कर रहे हैं यूपीएससी में तो आपको उसमें कवर हुआ होगा। अदरवाइज इवन इफ यू आर स्टडिंग ऑन योर ओन यू शुड नो कि इंडस वाटर ट्रीटी के क्या प्रोज हैं, क्या कॉन्स हैं। ये जो बेसिक से फैक्टर्स मैंने आपको बताए हैं कि ये ट्रीटी जो है डिसप्रपोर्शनेटली ज़्यादा पावर देता है पाकिस्तान को। अगर इंडिया ने कोई प्रोजेक्ट लगाना है इधर अपने एरिया में, जैसे किशन गंगा प्रोजेक्ट था, तुलबुल लेक प्रोजेक्ट्स, ये सब चले हैं, तो आपको पाकिस्तान के साथ में आपको उनकी कंसेंट चाहिए। अगर पाकिस्तान कंसेंट ना दे तो उसका भी एक फिर मैकेनिज़्म बना हुआ है कि फिर आर्बिट्रेशन की जाती है और किसी एक्सटर्नल इंजीनियर को बुलाया जाता है। जैसे किशन गंगा वाला था तो एक स्विट्ज़रलैंड के इंजीनियर थे मिस्टर रेनॉल्ड्स, उनको बुलाया गया था। उन्होंने इंडिया की साइड को प्रूव किया था कि इंडिया का प्रोजेक्ट जो है विद इन एक्सेप्टेबल लिमिट्स है। तो कहने का पॉइंट क्या है, वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, जिसको हम बोलते हैं इंडस वाटर ट्रीटी। ये सारी की सारी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या पता होना चाहिए? पहला तो आपको, चाहे इसको आप ज्योग्राफी का पार्ट लगा लो चाहे आईआर का पार्ट लगा लो, यू मस्ट नो कि ये रिवर्स कहाँ पे हैं। अगर एक बुनियादी सा सवाल भी मैं बना दूँ और वेरी बेसिक क्वेश्चन आपको प्रीलिम्स में आ जाए, ये 4 रिवर्स लिख के कि चलो जी इनको आप ईस्ट टू वेस्ट इन्हीं को प्लेस करके दिखा दो, वो भी अपने आप में क्वेश्चंस में क्वेश्चन है कि सतलुज ये वो या किसी भी तरीके से आपको प्लेस करके करना आ सकता है। दूसरा जो बेसिक्स ऑफ द ट्रीटी है कि किसने इसकी वो की हुई है, मीडिएशन किसने की है। फिर एक चीज़ आती है परमानेंट, जो ये इसके अंदर हमारे पास परमानेंट इंडस कमीशन है। ये क्या है? ये ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो न्यूज़ में थी। परमानेंट इंडस कमीशन जो है ये एक बाईलेटरल कमीशन है जिसमें इंडिया और पाकिस्तान दोनों के ऑफिशियल्स होते हैं। जब इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी 1960 में, उसी के साथ में इसको परमानेंट कमीशन केम इनटू एग्जिस्टेंस।
अब ये कमीशन जो है ये क्या बोलती है कि ये परमानेंट कमीशन जो ट्रीटी बोलती है कि इनको रेगुलरली मिलना है, एटलीस्ट वंस एवरी ईयर। द कमीशन इज सपोज टू मीट रेगुलरली एटलीस्ट वंस एवरी ईयर, ऑल्टरनेटिवली इन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो अब अगर काफ़ी टाइम से कमीशन नहीं मिल रहा, 2.5 साल से, और दोबारा अब मिलना शुरू हुआ है, इसका मतलब क्या है, रिलेशंस नॉर्मलाइज हो रहे हैं। करेगा क्या ये कमीशन मिलके? अगर ये कमीशन रेगुलरली मिल रहा है हर साल में, तो ये क्या करेगा ये स्टडी करता है रिपोर्ट्स, दोनों गवर्नमेंट जो है इंडिया एंड पाकिस्तान की, ये गवर्नमेंट्स ने कोई भी प्रॉब्लम अगर रेज की है विद रिस्पेक्ट टू एनी प्रोजेक्ट, मान लो इंडिया साइड की जो रिवर है वहाँ पे इंडिया ने कोई प्रोजेक्ट लगाना है, जैसे मैंने आपको रियल लाइफ एग्जांपल बताया था कि TUL BUL एक लेक है, वहाँ पे इंडिया कुछ प्रोजेक्ट्स लगा रहा था नेविगेशन के लिए, कि हाँ थोड़ी बोट्स घूमेंगी, फिश जो फेरीज वगैरह चला करेंगी, तो उस पर पाकिस्तान ने इस पर इशू रेज किया था। सिमिलरली किशन गंगा का इशू था। तो अगर कोई भी प्रोजेक्ट कोई भी सरकार लगा रही है और दूसरी सरकार को उससे प्रॉब्लम है, उससे रिलेटेड स्टडी के लिए आपको परमानेंट कमीशन जो है उसको स्टडी करेगी, उस रिपोर्ट को डील करेगी। दूसरी चीज़ वाटर शेयरिंग में ही अगर कोई डिस्प्यूट अरेंज हो जाता है, नॉर्मल वाटर शेयरिंग में अगर कोई डिस्प्यूट अराइज हो जाता है, बेगर पार्डन, तो उसको सॉल्व करने के लिए। तीसरी चीज़, अगर से कहीं पे भी किसी भी प्रोजेक्ट में उनकी साइड की रिवर्स में या हमारी साइड की रिवर्स में, स्पेशली हमारे साइड की रिवर्स में अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो टू अरेंज टेक्निकल विजिट्स टू प्रोजेक्ट साइट्स एंड क्रिटिकल रिवर हेडवर्क्स, ताकि टेक्निकली अच्छे से चीज़ें मैनेज रहें। दोनों चीज़ मतलब टेक्निकल विजिट्स अरेंज कर दी, मैंने आपको इसे स्विट्ज़रलैंड वाला एग्जांपल दिया था मिस्टर रेनॉल्ड्स का। इसी तरह से वंस इन एवरी 5 ईयर एक जर्नल इंस्पेक्शन की गई, हर 5 साल में एक बार आपने जर्नल से इंस्पेक्शन कर ली, ये चेक करने के लिए कि दोनों कंट्रीज़ के बीच में एक हारमोनियस वाटर शेयरिंग मैकेनिज्म बना रहे। तो आपको पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, लाइक आई सेड, एक तो इसका ट्रीटी का आपको ज्योग्राफी अच्छे से क्लियर होनी चाहिए कि कहाँ पर क्या है, कहाँ पर क्या है। ये मैप मैं आपको डिटेल नोट्स में दे रहा हूँ, आप इसको चेक कर लेना। दूसरा, आपको ये पता हो कि ये ट्रीटी कब साइन हुई थी, कहाँ साइन हुई थी, बेसिक सी चीज़ें, ओके। एंड तीसरा, अभी ये न्यूज़ में क्यों थी, किसने, हु ब्रोकर्ड दिस ट्रीटी, वर्ल्ड बैंक। एंड ईस्टर्न रिवर्स इंडिया के पास में आ रही हैं, और जो वेस्टर्न रिवर्स हैं, इंडस, चेनाब एंड झेलम, ये पाकिस्तान के पास में है। क्लियर? चलो, अभी के लिए इतना सफिशिएंट है एज फार एज दिस पर्टिकुलर न्यूज़ इज कंसर्न। लास्ट वीक हमने अफगानिस्तान इशू के ऊपर बात की थी कि अफगानिस्तान में USA काम कर रहा है। USA बोल रहा है कि भाई हम तो बहुत लड़ लिए, अब हम चलते हैं यहाँ से वापस। और अब जब हम वापस जा रहे हैं तो हम जो तालिबान है, तालिबान से डील करके जा रहे हैं, वो भी इलेक्शनरिंग का मेन स्ट्रीम का प्रोसेस बनेंगे। जब वो ऐसा बोल रहा है कि USA की गवर्नमेंट और तालिबान जिनके साथ में 20 साल से लड़ रहे थे, हुआ क्या था, दोज ऑफ यू हु आर अनइनिशिएटेड, अफगानिस्तान में तालिबान टेररिस्ट होते थे, उन्होंने अपना एक ज़बरदस्ती का एक सरकार बना रखी थी, पूरा कंट्रोल उनका था। जब USA में 9/11 हुआ, ट्विन टावर्स के ऊपर अटैक किया गया प्लेन्स को हाईजैक करके न्यूयॉर्क में, तो जॉर्ज बुश जो उस समय के USA के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने अटैक कर दिया अफगानिस्तान को ग्लोबल वॉर ऑन टेररिज्म के नाम से। अफगानिस्तान में 2001 के आसपास US फोर्सेस लड़ने आई और आज 20 साल हो गया यहीं पे लड़ रही हैं। जब यहाँ पे फोर्सेस लड़ने आई तो उन्होंने तालिबान को एटलीस्ट इन थ्योरी हराया, और अफगानिस्तान में ये जो तालिबान नाम का एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस थी, इनको हटाकर इनकी जगह पे बिठाया गया एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकार। वहाँ पे पार्लियामेंट बना जो इंडिया ने बनवाने में बहुत हेल्प की, वहाँ पे इलेक्शंस हुए जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने उसके लिए काफ़ी ज़्यादा काम किया। इंडिया भी बहुत ज़्यादा इधर सॉफ्ट रूप से इस तरह से फैसिलिटेटर की तरह यहाँ पे प्रेजेंट था। पाकिस्तान की वजह से, पाकिस्तान के ऑब्जेक्शन की वजह से जब ये लड़ाई हुई तो इंडिया नेवर पार्टिसिपेटेड एक्टिवली। हमारे फोर्सेस वहाँ पे लड़ नहीं रही थी, पर इंडिया वहाँ पे इंफ्रा क्रिएट कर रहा है, इंडिया वहाँ पे डॉक्टर्स प्रोवाइड कर रहा है, इंडिया वहाँ पे लॉजिस्टिक्स की सपोर्ट दे रहा है, इंडिया वहाँ पे लाइक आई सेड पार्लियामेंट बनवा रहा है, इलेक्शंस नहीं करवा रहा है। तो जो यहाँ पे मान लो मैं पहले तालिबान अफगानिस्तान को चला रहे हैं, US ने आके तालिबान को साइड कर दिया, नई सरकार आई डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड जिसके साथ इंडिया के ठीक रिलेशन इंडिया ने बिल्ड किए। बट
वो जो तालिबान जो टेम्परेरीली साइड हुआ, वो लड़ता रहा और अब एक टाइम ऐसा आ गया जिस समय यूएसए कांट टेक इट एनी मोर। ऐसे वाली फीलिंग आ रही है दैट यूएसए की कैरिंग कैपेसिटी मीट हो गई है। अब उनको लग रहा है कि हम एक काम करते हैं, ये जो लड़ रहे हैं इनसे और कितना ही लड़ेंगे, इनसे ही डील स्ट्राइक कर लेते हैं, पीस डील। हम चलते हैं यहाँ से। यूएसए और नेटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, हमारे ट्रूप्स अफगानिस्तान को छोड़ देंगे और यहाँ पर तालिबान, अफगानिस्तान की जो डेमोक्रेटिक इलेक्टेड है गवर्नमेंट है, ये सब मिलकर अपने हिसाब से आप अफगानिस्तान को चला लीजिए। अब ये तो बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। जब तालिबान वापस आएगा, जो वहाँ पर एग्जिस्टिंग सरकार है जिसने यूएसए को ही हरा दिया, इन एटलीस्ट लाइक ऐसे इफ आई मे से सो, जो यूएसए के ही इतने ज़्यादा ऑफेंस को 20 साल के विथस्टैंड कर गया, वो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड अफगानिस्तान की सरकार को क्या समझेगा। और इंडिया के भी पर्सपेक्टिव से अगर आप देखें, तो इंडिया तो यूएसए की सपोर्ट कर रहा था, इंडिया डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकार की सपोर्ट कर रहा था। अब वहाँ पे जो सरकार अब आ जाएगी अफगानिस्तान में, अगर तालिबान वापस आ जाता है, वो बोलेंगे हाँ तुम्हें बहुत डेमोक्रेसी लाने का शौक था ना हमारे यहाँ पे, अब आओ बेटा, ठीक, बहुत यूएसए पे प्यार आ रहा था तुम्हें, अब आप आइए। तो यूएसए ने खुद तो उससे अच्छे रिलेशंस बना लिए, तो इंडिया के पास में भी ऑप्शंस बड़ी लिमिटेड से रहती हैं। उसमें से वन ऑफ द ऑप्शंस इज दैट इंडिया शुड हैव गुड डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद तालिबान। जो भी लोग अब अफगानिस्तान को रूल कर रहे हैं, आपको उसको मानना पड़ेगा कि हाँ यही है, और इससे अच्छा कि आप उनके साथ में ख़राब रिलेशन बनाओ और फिर इंडिया और अफगानिस्तान के रिलेशन ख़राब हो जाए। इंडिया इधर है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तो अफगानिस्तान के साथ इंडिया के रिलेशंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, बिकॉज इंडिया ने पिछले 15-20 साल में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान हैज़ बिकम द सेकेंड लार्जेस्ट रेसिपिएंट ऑफ इंडियाज़ फॉरेन एड ओनली इन द लास्ट 5 years. Not only India has invested a lot in Afghanistan, पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अफगानिस्तान में इंडिया की अच्छे रिलेशन होना, इंडिया के प्रेजेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। Not only this, जब हमने अगेन जीएस में सेंट्रल एशिया किया था, तो हमने अच्छे से देखा था कि अफगानिस्तान इज़ अ गेटवे टू ऑयल एंड मिनरल रिच सेंट्रल एशिया। तो अगर आपको कज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ये सब एरिया, ईरान एंड ऑल दैट, उस एरिया में भी अपनी प्रेजेंस बनानी है, तो अफ़गानिस्तान जो है ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो विड्रॉल ऑफ जो यूएस ट्रूप्स है, जो अगले 14 महीने में, जैसे बोला है कि जब डील साइन हो गई है तो 14 महीने के अंदर यूएस से अपने ट्रूप्स विड्रॉ कर लेगा। और इन रिटर्न तालिबान क्या करेगा, बोलते हैं कि इन रिटर्न तालिबान विल मेक श्योर दैट इट विल मेंटेन काउंटर टेररिज्म कमिटमेंट। मतलब क्या है, दैट तालिबान विल नॉट अलाउ ना खुद से और अल कायदा या कोई भी और जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, कि तालिबान विल नॉट अलाउ एनी ऑफ इट्स मेंबर्स, अदर इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स इंक्लूडिंग अल कायदा टू यूज अफगानिस्तानी सॉइल फॉर एनी सच एक्शन which may threaten USA security or its allies security। तो अगर अफगानिस्तान में बोलते हैं कि यूएसए क्या करेगा, अपने ट्रूप्स वापस ले जाएगा, और इन रिटर्न जो यहाँ पे तालिबान है वो क्या करेंगे, दे विल मेक श्योर कि यहाँ पे कोई भी ऐसा टेररिस्ट एक्टिविटी नहीं की जाएगी विच मे थ्रेटन यूएसए और एनी ऑफ इट्स एलाइज। तो अब अगर आपको अफगानिस्तान के टेररिस्ट से बचना है, तो या तो उनसे खुद अच्छे रिलेशन बनाओ या फिर यूएसए से अच्छे रिलेशंस बनाओ, क्योंकि यूएसए ने यही चीज़ का प्रॉमिस मांगा है कि आप हमारे एलाइज को थ्रेटन नहीं करोगे। अगर आप उनके एलाई नहीं हो तो आप जानो और अफगानिस्तान जाने, ठीक। तो ये काफ़ी इस तरह की ये डील हुई है। आपको बस यही पता हो कि इस चीज़ के लिए कि एक तो इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या हुई है। इस न्यूज़ को काफ़ी डिटेल में हमने लास्ट वीक कवर किया था। अब नाउ दैट यू नो द बैकग्राउंड, जैसे जैसे छोटे छोटे डेवलपमेंट्स होती रहेंगी, आई विल मेक श्योर दैट आई विल ब्रिंग इन टू योर नोटिस थ्रू सच 2 minutes डिस्कशंस। तीसरी चीज़, नेक्स्ट जो हम खबर करने जा रहे हैं वो है सऊदी अरेबिया और यमन से रिलेटेड। आई डोंट थिंक कि आपको GS2 के मेंस में कभी इस तरह से सवाल आएगा कि गाइस व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन यमन विद सऊदी अरेबिया। हमें इम्पॉर्टेंट क्या है, एक तो हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें पता हो कि सऊदी अरेबिया और यमन के बीच में चल क्या रहा है। दूसरा, कौन से रेबल ग्रुप्स हैं, क्या लोकेशन है, ये आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों में आ सकता है। अगर आप देखोगे तो जो ये एरियाज़ होते हैं, स्वात वैली वन ऑफ द ऑप्शंस में था यूपीएससी के क्वेश्चंस में 4-5 साल पहले, हेरात,
ये दमस्कस, ये सब एरियाज जो हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं, ये आपको पता होनी चाहिए प्रिसाइसली कहाँ है। सिंपल सा क्वेश्चन ऐसा ही आज भी बन सकता है कि आपको आ जाएगा क्वेश्चन से सना, आगे कोई कंट्री लिख दी, से मान लो मैंने ओमान, आपको क्वेश्चन आ जाएगा यहाँ पे लिखा होगा हेरात, और आगे मैंने लिख दिया मान लो अफगानिस्तान। ठीक, यहाँ पे मैंने एक और ऑप्शन दे दी दमस्कस, और यहाँ पे मैंने ऑप्शन दे दी से लेट्स से सीरिया। ओके, और फिर मैंने क्वेश्चन बना दिया विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच्ड, से सिटी एंड कंट्री 1 and 2, 2 and 3, 3 and 4। अब आप सोचो कि यही शहर क्यों उठाए एग्जामिनर ने। जब यूपीएससी ने सवाल उठाना था उन्होंने ऐसा क्यों नहीं पूछ लिया कि कॉन्गो के 4 शहर क्यों नहीं उठा लिए, अर्जेंटीना के 5 शहर क्यों नहीं उठा लिए, यही शहर क्यों उठाए। तो इसका रीज़न यही रहता है बच्चों कि 2, एक तो वो चीज़ें जो सबको पता ही होनी चाहिए वो तो होनी ही चाहिए। अब अगर आपको से मान लो वुहान नहीं पता, वुहान चाइना में, तो वो तो आपको पता ही होना चाहिए, बट वुहान अब आपको इसलिए पता है कोविड की वजह से। तो पॉइंट इज़ कि वो प्लेसेस जो इम्पॉर्टेंट होती हैं, जो हाईलाइटेड रहती हैं बिकॉज ऑफ सर्टेन इवेंट्स, आपको वो भी पता होनी चाहिए। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है, ये आपको हिंदू में आपने प्रॉब्ली ये पढ़ा होगा, that's where I took the screenshot from, that Riyadh presents ceasefire plan to Yemen Houthis। तो सबसे पहले तो ये कि ये हाउथीज कौन है ये हमें पता होना चाहिए, और चल क्या रहा है ये पता होना चाहिए। Let's take a look at Yemen's map। I would suggest that every day now until your prelims which is on 27th of June you should spend little bit of time, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, इतना बहुत है, बट अच्छे से विद फुल कंसंट्रेशन आप ना मैप पे स्पेंड ज़रूर कीजिए। इवन से अगर आप 15 मिनट्स डेली स्पेंड कर रहे हैं, आप इंडिया का मैप उठा लेंगे, और अगर आप सोचेंगे ना कि मैं 15 मिनट इंडिया के मैप को देखता हूँ, नॉर्थ ईस्ट आज 15 मिनट्स, कल 15 मिनट्स, परसों, 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 4-5 दिन में आप देखेंगे कि अगर आपका चाहे ज्योग्राफी स्ट्रॉन्ग पार्ट नहीं भी हो, चाहे आपको ज्योग्राफी में बहुत ज़्यादा कमांड नहीं भी हो, आपको नॉर्थ ईस्ट का मैप अच्छे से याद हो जाएगा। तो अगर इस टाइप का कोई बेसिक सा क्वेश्चन भी आएगा ना कि लोहित इंडिया में कहाँ से आ रही है, कोई भी रिवर के ऊपर, या कोई नेशनल पार्क यहाँ पे कहाँ पड़ता है, आपको ऑटोमेटिकली विजुअल मेमोरी से पता होगा। नेक्स्ट 5 days you can spend on southern part of India, similarly central India, northwest India, and same thing can be done on the international world map as well। सो हार्डली अगर आप इसको अपने डेली रूटीन का पार्ट बनाएंगे, आप 1 महीने में यू विल सी कि मैप में तो आपकी पूरी कमांड बनी हुई है। फिर उसके फ़ायदे क्या होते हैं, जब आप मेंस में एग्ज़ाम लिखने जाते हैं ज्योग्राफी का, GS1 में, GS2 में आप IR के क्वेश्चंस लिखते हैं, तो आप जल्दी से फिर मैप बना भी पाते हैं, विच एड्स वेट टू योर आंसर। तो गाइज आई वॉन्ट यू टू लुक एट दिस मैप। ये है हमारे पास यमन, सऊदी अरेबिया, यमन, ओमान। ठीक, और आपको पता है कि ओमान का इधर आ गया, फिर अरेबियन सी, और फिर इंडिया, इस तरह से। नाउ यहाँ पे आपको जो पता होना चाहिए, याद रखना है आपने, ये देखिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट सेंटर है जिसका नाम है सना। ओके, SANAA, कहाँ पे है, यमन में। नाउ है क्या, लड़ाई क्यों चल रही है यमन में इतनी, वन ऑफ द ग्रेवेस्ट, वन ऑफ द, जिसको बोलते हैं ना कि हार्ट रेंचिंग ह्यूमन राइट क्राइसिस चल रहे हैं यमन में। क्यों? बेसिकली 2011 में 2011 में पूरी दुनिया में एक क्रांति आई, स्पेशली अरब वर्ल्ड में, जिसको हम क्या बोलते हैं, अरब स्प्रिंग। यहाँ पे क्या हुआ कि इजिप्ट, लीबिया और इस तरह के और बहुत सारे अरेबियन नेशंस, टूनीशिया से स्टार्ट हुआ था ये, वहाँ पे लोगों ने अपराइजिंग स्टार्ट की कि हमारी कंट्री में 25-25 साल से डिक्टेटर्स बैठे हैं, वी वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ दीज अथॉरिटेरियन रिजीम्स एंड वी वॉन्ट डेमोक्रेसी इंस्टेड। चलो ठीक है जी। तो जब ये हुआ तो ऐसा ही फिर यमन में भी होना शुरू हुआ। तो यहाँ पर जो अथॉरिटेरियन प्रेसिडेंट थे जिनका नाम था अली अब्दुल्ला सालेह, इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला कि इनको फोर्स किया गया दैट यू हैंड ओवर द पावर टू योर डेप्यूटी, जिनका नाम है हदी। क्लियर? नाउ दिस पॉलिटिकल ट्रांजिशन कि अब लोगों ने पूरा का पूरा शोर मचा दिया और एक अथॉरिटेरियन बंदे ने हदी को ये पॉलिटिकल ट्रांजिशन दे दिया कि चलो जी लोगों का आप में फेथ है,
मतलब इट डिड नॉट हैपन लाइक दिस, बट आई एम जस्ट लाइक टेलिंग यू टू कॉन्टेक्चुअलाइज। तो अब जब ये ट्रांजिशन हुआ तो ऐसा माना गया कि अब यमन में स्टेबिलिटी आ जाएगी। यमन जो है वो मिडल ईस्ट के कुछ सबसे पुअरेस्ट नेशंस में से एक है, तो लगा कि यहाँ पे अब हादी जी आ गए हैं और ये थोड़ा रिलेशंस भी बेटर बनाएंगे और स्टेबिलिटी आएगी। बट बिकॉज ऑफ कॉन्स्टेंट मिलिटेंट अटैक्स, because of corruption, because of food insecurity, because of lack of loyalty among many military officers, मिलिट्री जो थी वो अभी भी सलेह को ही सपोर्ट कर रहे थे बहुत सारे, इस वजह से हादी जी अच्छे से मेंटेन नहीं कर पाए सिस्टम को। 2011 से शुरू हुआ, 2014 तक 14 तक आते आते क्या हुआ, लड़ाई शुरू हो गई। क्या हुआ 2014 में, यहाँ पे कुछ रेबल मिलिटेंट्स हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, हाउथी। ये आपने याद रखना, बस सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे यही है कि 2014 में हाउथी शिया मुस्लिम रेबल्स जो हैं, इन्होंने इस चीज़ की एडवांटेज ली कि यार ये जो प्रेसिडेंट हमारे नए हैं इनसे करप्शन, फूड इनसिक्योरिटी, मिलिटेंसी और ये सब चीज़ें हैंडल नहीं हो रही। और इन्होंने क्या किया कि रेबल्स उठे, पहले अथॉरिटेरियन को साइड हो गया, अथॉरिटेरियन साइड हो गया, हादी आ गए, हादी के अगेंस्ट हाउथीज रेबल खड़े हो गए। ये है शिया मुस्लिम्स, इनको सपोर्ट करता है, ऐसे बोलते हैं कि ईरान। इन्होंने उस वीक प्रेसिडेंट की वीकनेस का फ़ायदा उठाते हुए सदा प्रोविंस है इनकी, SADAH, ये भी आपको लोकेशन याद रखनी है, दैट्स वाई आप नोट्स में देखेंगे तो मैंने इनको कलर मार्क किया हुआ है, रेड कलर से लिखा हुआ है। सदा प्रोविंस जो है और इसका नेबरिंग एरिया जो रेबल्स ने उसको अपना कब्जा बना लिया। इट्स लाइक दिस, आप मान लीजिए कि मान लो अनफॉर्चुनेटली इंडिया में कोई बहुत कमज़ोर प्राइम मिनिस्टर हो और नक्सलाइट्स किसी एरिया में अपना कब्जा बना ले, बाय द सपोर्ट ऑफ से सम अदर नेशन, वो अपना कब्जा बना ले कि यार इंडिया के प्राइम मिनिस्टर में उतना दम नहीं है, तो वैसा हो गया। अब जब ऐसा हो गया तो हो सकता है कि ये जो नक्सलाइट्स हैं, मान लो ये चाइना की सपोर्ट से ऐसा कर रहे हैं, और एक और कंट्री है जिसको लगता है कि यार अगर चाइना की सपोर्ट से चाइना के लोग, दोस्त जो हैं नक्सलाइट्स, अगर वो इंडिया में स्ट्रांग हो जाएंगे तो इंडिया चाइना का जो है इंडिया में कंट्रोल बढ़ जाएगा, एंड दैट थर्ड कंट्री डज नॉट वांट इट। तो वो क्या करेंगे, वो नक्सलाइट्स पे अटैक कर देंगे, बिकॉज उनको तो चाइना को काउंटर करना है, उनको चाइना के कंट्रोल को मिनिमाइज करना है, उनको कोई इंडिया की सरकार से प्यार नहीं है, उनको चाइना को काउंटर करना है। वही चीज़ यहाँ पे हो रही है। हुआ क्या कि जो हाउथी शिया मुस्लिम्स हैं ऐसा बोलते हैं कि इनको ईरान सपोर्ट करता है। जायदी शिया मुस्लिम्स हैं जो बोलते हैं कि इन्होंने 1000 साल तक ऑलमोस्ट यमन को कंट्रोल किया था। ईरान सपोर्टेड है। नाउ सऊदी अरेबिया जो है वो चाहता है ईरान को ईरान की यमन में कंट्रोल को कम करना चाहता है। तो क्या हुआ कि सऊदी अरेबिया इंटरफेयर्ड इन यमन आफ्टर शिया हाउथी रेबल्स कैप्चर्ड सना। क्लियर। एंड ये जो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज प्रेसिडेंट थे हादी, उनको और साउथ में मूव करना पड़ा। आप ये देखो कि यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे आपके ये देखिए सदा ये रहा, क्लियर, ये एरिया। अब क्या हो रहा है, इस एरिया में अगर रेबल्स बैठ जाएंगे और आपके प्राइम मिनिस्टर को ही नीचे मूव करना पड़ रहा है तो क्या होगा। नाउ सऊदी अरेबिया इंटरफेयर्स एंड अटैक्स हियर अच्छे से। अब इसमें मतलब वही वाली बात है, आप ये मत समझ लेना कि सऊदी अरेबिया को ये लगा कि हाई कितना गलत हो रहा है इनकी कंट्री में और मुझे जाके ठीक करना है, उसका अपना इंटरेस्ट इन्वॉल्व है। तो इस वजह से लड़ाई चल रही है, इतनी देर से लड़ाई चल रही है और यहाँ पे वर्स्ट फॉर्म ऑफ ह्यूमन राइट क्राइसिस हुआ है। लोगों के पास खाने को पैसे नहीं है, मतलब खाने को पैसे तो बहुत दूर की बात है, खाने की ही किल्लत हुई है। बहुत भयानक दर्दनाक तस्वीरें सामने आती हैं। तो आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या पता हो, अदरवाइज सदाह कहाँ है, SADAH, ठीक। सना किधर है, ये दोनों हैं यमन में। हाउथी रेबल्स कौन है जो यमन में लड़ रहे हैं, किसके सपोर्टेड हैं, शिया मुस्लिम, जायदी शिया मुस्लिम्स यहाँ पे लड़ रहे हैं। और जो सऊदी अरेबिया है वो प्राइमरीली एक सुन्नी नेशन है। क्लियर। चले आगे। नाउ नेक्स्ट आता है हमारे पास में अगेन, ये तो हमने 100 बार कर लिया होगा टॉपिक, तो साउथ चाइना सी। आपको पता है कि हर दूसरे दिन, ये भी एक येट अनदर स्क्रीनशॉट फ्रॉम द हिंदू, आई लाइक दिस पिक्चर दो। ये देखो, ये चाइनीज़ वेसल्स हैं साउथ चाइना सी में,
ये जो फोटो है ये ली गई है सैटेलाइट से, और ये चाइनीज़ वेसल्स हैं साउथ चाइना सी में जो खड़े हैं फिलीपींस के पास। फिलीपींस को बहुत प्यार आ रहा था चाइना पे पिछले कुछ सालों से। साउथ चाइना सी का डिस्प्यूट हम सबको क्लियर है, पहले भी 100 बार डिस्कस हुआ है। एक बार क्विकली मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्या डिस्प्यूट है, सो दैट कि आपको न्यूज़ भी पता लग जाए। ये वाला देखिए, दिस एरिया विच इज़ in the south of Taiwan and north of Indonesia, in the eastern side of Vietnam and western side of Philippines। वियतनाम और फिलीपींस, ताइवान और इंडोनेशिया के बीच में जो मोटा मोटा एरिया आ रहा है इसको हम बोल रहे हैं साउथ चाइना सी। इस एरिया में ये जो आप रेड डॉट्स देख रहे हैं, इस एरिया में हुआ क्या है कि ये 9 डैश लगा दिए ऐसे चाइना ने, इसको हम बोलते हैं 9 डैश लाइन, कि यार ये हमने डैश लगा दिए, इसके अंदर अंदर का जो एरिया है सारा, ये सारा एरिया जो है ये हमारा है। अब यूजुअली क्या होता है, कोई भी नेशन है जैसे इंडिया है, ठीक, अब ये लेट्स से इंडिया का कोस्ट है और इसके इधर ऑलमोस्ट 200 नॉटिकल माइल्स तक आई थिंक, ठीक, आई वुड बी रॉन्ग हेयर, पर काफ़ी ज़्यादा ऐसे होता है 200 नॉटिकल माइल के आसपास का जो एरिया है ये होता है एक्सटेंडेड इकोनॉमिक जोन, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन और समथिंग लाइक दैट, कि यहाँ पे जो भी कंट्री है, मान लो इंडिया है, यहाँ पर जाकर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कर सकता है, उसी का एक्सक्लूसिव उसके पास राइट्स होते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटी यही कर सकता है। चाइना क्या कर रहा है, चाइना यहाँ का चाइना अगर इधर का एरिया को भी क्लेम कर रहा है तो इसका मतलब चाइना इज ट्रीटिंग द एंटायर साउथ एशिया, एंटायर साउथ चाइना सी एज इट्स बैकयार्ड लेक। तो उसकी वजह से ऑब्वियसली ब्रुनेई के साथ में भी उसके डिस्प्यूट होंगे, मलेशिया के साथ में भी होंगे, वियतनाम के साथ में भी होंगे, फिलीपींस के साथ में भी होंगे, ताइवान के साथ में भी होंगे, एंड देन सो ऑन। हम इसको काफ़ी डिटेल में पहले भी कर चुके हैं। अब क्या है, ये न्यूज़ में क्यों है, आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अब ये जगहें याद होनी चाहिए, बिकॉज दिस क्वेश्चन हैज़ बिन आस्क्ड ऑलरेडी एंड नाउ बिकॉज इवन एनी टॉम डिक एंड हैरी वॉकिंग ऑन द स्ट्रीट ऑल्सो नोज अबाउट साउथ चाइना सी। तो एग्जामिनर आपसे एक्सपेक्ट करेगा कि यूपीएससी एस्पिरेंट को थोड़ा ज़्यादा पता हो, उसको ये पता हो कि हाँ सुबी रीफ कहाँ है, इधर है, ये जॉनसन साउथ रीफ कहाँ है, मिस्चीफ रीफ कहाँ है, ह्यूज रीफ कहाँ है, स्पार्टली आइलैंड, पैरासल आइलैंड, कि आपको लोकेशंस पता हों। क्लियर। तो अब यहाँ पे खबर क्या थी, तो ऑनगोइंग इशू चल ही रहा है कि चाइना जो है ओवरली असर्टिव हो रहा है साउथ चाइना सी में। इंडिया का स्टैंड क्या है कि फ्रीडम ऑफ नेविगेशन होनी चाहिए, कोई ऐसे असर्टिव स्टैंड्स नहीं होने चाहिए। इंडिया भी यहाँ पे इन्वॉल्व है क्योंकि इंडिया यहाँ पर वियतनाम के साथ में जॉइंट एक्सप्लोरेशन करता है हाइड्रोकार्बन्स की। इंडिया इसलिए यहाँ पे इन्वॉल्व है बिकॉज यहाँ से पूरी दुनिया का ट्रेड निकलता है, ट्रेड विच इज़ फार मोर हायर देन द ट्रेड अक्रॉस पनामा लेक और दिस सुएज कैनाल लेक एंड सो ऑन। इसमें बच्चे एक चीज़ याद रखना, अभी खबरों में क्यों था ये, फिलीपींस ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन रेज किया है टू चाइनीज़ प्रेजेंस इन रीड बैंक। तो आपके लिए लोकेशन इंपॉर्टेंट हो जाती है, आपको पता हो कि ये रीड बैंक है कहाँ पे। सो अगेन मैंने मैप आपको नोट्स में दे देना है, आप देख लेना क्या है। ये देखिए ये फिलीपींस है, आपने वर्ड सुना होगा आर्कीपेलेगो। आर्कीपेलेगो होता है कलेक्शन ऑफ आइलैंड्स, जब छोटे छोटे आइलैंड्स को मिला दिया जाए तो वो आर्कीपेलेगो बन जाता है। तो और इसीलिए जब आर्कीपेलेगो होता है तो उसके लिए हम एक डेफिनेट आर्टिकल भी यूज़ करते हैं, जैसे द फिलीपींस, ठीक, या फिर द नीदरलैंड्स। नाउ यहाँ पे व्हेन यू हैव ये वाला जो सारा है, यहाँ पे यूएसए का बेस भी बना हुआ है, फिलीपींस यहाँ पे हो गया। ये देखिए ये रहा, ये रीड बैंक है, ऑलमोस्ट फिलीपींस के साथ में है। ऑन द अदर हैंड चाइना इज हियर, वुडी आइलैंड इधर है, इसके आगे यहाँ से इधर आ रहा है, प्रेजेंस है चाइना की, तो इस पे ऑब्जेक्शन रेज किया गया। क्लियर, चले आगे। तो लोकेशन इंपॉर्टेंट है, आपको बस ये चीज़ें पता हो। नेक्स्ट मैंने आपको ना 2-3 हफ्ते पहले, नॉट लास्ट वीक बट कपल ऑफ वीक्स अगो, एक खबर कराई थी। वो ये थी कि लेट्स टेक, मेरे पास में एक फ़ोन है और उस फ़ोन में मैंने एक ऐप डाउनलोड की हुई है और वो ऐप है टिंडर, मान लो बम्बल। आई एम रियली डेस्परेट, मैंने और ज़्यादा कोई आइल वाइल डाउनलोड कर ली। उसने मुझे बोला कि बेटा एक काम कर, तेरे को बहुत सारे लोग लाइक कर रहे हैं और पसंद कर रहे हैं, लेकिन तू हमें 500 रुपये दे महीने के या 2000 रुपये दे महीने के, तो तेरे को बेटर सब्सक्रिप्शन मिल जाएगी।
मैंने उसको 2000 रुपये दे दिए और फिर मैं करने लग गया लेफ्ट स्वाइप, राइट स्वाइप, दिस दैट, जो भी करते हैं आजकल। अब वो 2000 रुपये जो है मैंने किसको दिए, से मान लो जो भी कंपनी है, स्नैपचैट जो भी होती है। अब वो कंपनी है यूएसए की, वो 2000 रुपये उसके पास चले गए, उसने इंडिया में तो कोई टैक्स नहीं दिया। तो इस तरह से उसने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म जो था वहाँ पे उस पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर जो टैक्स लगा, और उस ट्रांजैक्शन के ऊपर जो मैंने उन्हें 2000 रुपये दिए, वो इंडिया की सरकार के हिसाब से वो ट्रांजैक्शन ही नहीं हो रही। मतलब इंडिया की सरकार को उस ट्रांजैक्शन का कुछ फ़ायदा ही नहीं हो रहा, या उसको फ़ायदा हो रहा है, उसको 2000 रुपये मिल रहे हैं, शायद मुझे फ़ायदा होगा, कोई मुझे राइट स्वाइप कर देगा। सरकार बोल रही है वेयर इज़ माई राइट स्वाइप, नंबर 1। दूसरी चीज़ क्या है, लेट्स टेक फेसबुक है, आप सब फेसबुक पे प्रोफाइल बना के बैठे होते हो, एंड देन सिमिलरली अदर सोशल नेटवर्क्स। यहाँ पर मैंने ऐड चलाई, फेसबुक पे चलती है ना, एड्स चल रही होती हैं आजकल कि यार ये खरीद लो, वो खरीद लो। वो जो एड्स चल रही हैं वो भी मैंने फेसबुक को पैसे दिए, फेसबुक ने पैसे लिए, फेसबुक के पैसे यूएसए में चले गए। सिमिलरली से मान लो अमेज़ॉन पे भी क्या हो रहा है कि जब मैं कोई चीज़ खरीद रहा हूँ तो मैं उस ट्रांजैक्शन के तो ऊपर टैक्स दे रहा हूँ कि 100 रुपये की किताब 18 रुपये टैक्स, 118 रुपये। पर वो अमेज़ॉन ने मान लो उस प्लेटफॉर्म ने जो पैसे कमाए एडवर्टाइजमेंट से एंड सो ऑन, वो तो अमेज़ॉन के पास ही जा रहे हैं, एंड सो ऑन एंड सो ऑन एंड सो ऑन। तो इस तरह से जो हमारी ये बॉडीज़ हैं, जो ये इस तरह की इंटरनेशनल फर्म्स हैं, इनके ऊपर कुछ टैक्स नहीं लग रहा था। इसको लेके एक टैक्स लेके आए थे जिसका नाम था इक्वलाइजेशन टैक्स। इक्वलाइजेशन टैक्स क्या बोल रहा था कि जो ऐसी कंपनीज हैं जिनकी टर्नओवर 2 करोड़ से ज़्यादा है और उनके ऊपर कोई टैक्स नहीं लग रहा, तो भी 2% डिजिटल सर्विस टैक्स तो लगेगा ही लगेगा। ठीक, 2% डिजिटल टैक्स तो लगेगा ही लगेगा। तो अभी क्या हुआ है, एक अमेंडमेंट आई है, वो ये बोल रही है कि अगर गुड्स बेचे जा रहे हैं, अगर ट्रांजैक्शंस की जा रही हैं वाया इंडियन आर्म, तो फिर टैक्स नहीं लगेगा। ये मतलब क्या है, इसके लिए आपके एग्ज़ाम में एटलीस्ट अगर मैं आईआर के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं तो आपको 2 ही चीज़ें जो हैं इस न्यूज़ में काम की हैं। पहली चीज़ ये कि मैं आपको समझा दूं कि इंडियन आर्म का मतलब क्या है। दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पे एक टर्म यूज़ होती है गफाम, GAFAM, गफाम टैक्स। तो गफाम ऐसी अगर आपको पेपर में आ जाए कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस, तो वो क्या बोलते हैं हम, ये जो हमारे टेक जायंट्स हैं, गूगल से G, A से एप्पल, F से फेसबुक, A से अमेज़ॉन एंड M से माइक्रोसॉफ्ट। कई बार गाफा भी लिखा होता है GAFA, माइक्रोसॉफ्ट को हटा देते हैं, ठीक। बट ये जो है गफाम टैक्स, ये टैक्स का मतलब क्या है कि इट इज़ अ प्रपोज्ड डिजिटल टैक्स टू बी लेवाइड ऑन लार्ज टेक्नोलॉजिकल जायंट्स एंड इंटरनेट कंपनीज। इस टैक्स को बोल रहे हैं गफाम टैक्स, ये आपको समझना है। और किस टाइप का टैक्स लगेगा, जो मैंने आपको बताया कि जो डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उसके ऊपर। फ्रांस जो है वो ऑलरेडी 3% इस तरह का टैक्स लेता है, इंडिया भी 2% प्रपोज कर रहा है कि 2% हम भी ऐसे लेंगे। अब इंडियन आर्म का मतलब क्या है, इन जनरल मैं आपको समझा रहा हूँ, नॉट इस कॉन्टेक्स्ट में, नॉट IT के कॉन्टेक्स्ट में, बट अदरवाइज। से आपने कंपनी का नाम सुना होगा वॉलमार्ट, USA की कंपनी है, जैसे बिग बाजार होता है। लेकिन यही अगर आप यूरोप में चले जाएंगे तो वहाँ पे इसका नाम हो जाएगा आजडा। आजडा इज़ द यूरोपियन आर्म ऑफ वॉलमार्ट। सिमिलरली अगर से मान लो कोई कंपनी है अमेरिकन और उसने एक इंडियन आर्म खोल दी कि यार ये से मान लो कंपनी का नाम है मोटोरोला, और उन्होंने एक इंडियन आर्म खोल दिया और उसका नाम है फ्रीस्केल। अब अगर ये कंपनी सामान बेच रही है, ये कंपनी सब कुछ कर रही है, Amazon.in एक सेपरेट एंटिटी है, एक कंपनी है, और वहीं से ट्रांजैक्शन ली जा रही हैं, सब कुछ वहीं से हो रहा है, तो बोल रहे हैं कि फिर आपको ये डिजिटल टैक्स शायद नहीं देना होगा। अभी के लिए चलो इतना देना पड़ेगा टैक्स कि नहीं देना पड़ेगा, इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। हमें पता हो कि है क्या डिजिटल टैक्स, तो डिजिटल सर्विसेज के लिए है। वो आपको ये समझना है कि ये प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म है, और यह जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, ये वाली चीज़ की बात हो रही है। हाँ, किसी ने कोई बुक यहाँ पे बेची और मैंने खरीदी तो उस पर मैं तो GST दे ही रहा हूँ, ये अलग ट्रांजैक्शन है। पर ये बंदा इस प्लेटफॉर्म पे एग्जिस्ट करता है, मैं इस प्लेटफॉर्म पे एग्जिस्ट करता हूँ, और इसके अगर कुछ पैसे देने पड़ रहे हैं वो तो हम इसको दे रहे हैं ना,
बुक खरीदने में इसने अपनी कमीशन ले ली, ये इसने अपने पैसे दे दिए, इसने अपने पैसे ले लिए, वो 2 ट्रांजैक्शंस हो रही हैं। तो वी आर टॉकिंग अबाउट द डिजिटल ट्रांजैक्शन की बात हो रही है, नॉट द एक्चुअल ट्रांजैक्शन। क्लियर? नाउ नेक्स्ट, लास्ट हम कंक्लूड करते हैं, जो एक बहुत बड़ा लंबा चौड़ा आर्टिकल आया हुआ था द हिंदू में अगेन, सैयद मुनीर खासरू जी ने लिखा था कि रिमूव द वेजेस इन इंडिया बांग्लादेश टाइज। इंडिया बांग्लादेश एज अ सेपरेट टॉपिक, इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस, मैं आपको बहुत डिटेल में करवाऊंगा आईआर में। अभी नेक्स्ट मंथ आपकी आईआर की क्लासेस लगेंगी, जो आपका यूट्यूब के ऊपर भी फ्री HCS कोर्स चल रहा है, उसमें हम आपको बहुत डिटेल में करवाएंगे। आज आइडिया ये है कि मैं इस आर्टिकल को थोड़ा सिंप्लीफाई कर दूं। तो 2-4 चीज़ें, मतलब इसमें तो बहुत बड़ा आर्टिकल लिखा हुआ था, उसमें से जो काम की चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। पहली तो ये कि इंडिया बांग्लादेश के बारे में कुछ फीचर्स आपको बताऊँ। इंडिया का जो लार्जेस्ट बॉर्डर शेयर होता है वो बांग्लादेश के साथ में होता है। हम क्या करते हैं, इतना बड़ा बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, 54 के आसपास, 54 रिवर से ज़्यादा हम रिवर्स शेयर करते हैं। और क्या हो रहा है, मतलब लाइक आई सेड, लार्जेस्ट जो है हमारा बॉर्डर इसके साथ में शेयर हो रहा है, कॉमन कल्चर है, ब्ला 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 ब्ला। लास्ट हम देखते हैं, ये जो एक बहुत लंबा चौड़ा आर्टिकल आया हुआ था द हिंदू में, रिमूव द वेजेस इन इंडिया बांग्लादेश टाइज बाय सैयद मुनीर। ये अदरवाइज जब हम आपको फ्री HCS कोर्स में नेक्स्ट मंथ IR करवाएंगे तो इंडिया बांग्लादेश के रिलेशंस में आपको बहुत डिटेल में करवाऊंगा। ऑल द इश्यूज रिलेटेड टू तीस्ता रिवर, ऑल द इश्यूज रिलेटेड टू द ट्रेड जो इम्बैलेंस है। बांग्लादेश बोलता है कि इंडिया को हम बहुत ज़्यादा चीज़ें इंडिया से खरीदते हैं और उनको कम ही बेचते हैं, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड इज टिल्टेड टुवर्ड्स इंडिया, ऐसा बांग्लादेश बोलता है। और तीसरी चीज़, इलीगल माइग्रेंट्स का इशू। तो इस तरह के बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो हम डिस्कस करेंगे आज के इस लेक्चर में। मैं आपको बस ये आर्टिकल सिंप्लीफाई करके देना चाहता हूँ, नोट्स भी मिल जाएंगे आपको इसके, ठीक, जो इस कोर्स में एनरोल्ड हैं बच्चे। तो आर्टिकल क्या बोलता है, ये बोलता है कि देखो भाई, इंडिया और बांग्लादेश जो हैं हमारी शेयर्ड कल्चर है, जो इंडिया का बंगाली है और जब बांग्लादेश का बंगाली है, एक जैसी लैंग्वेज बोलते हैं, एक जैसा खाना पीना है, पहरावा, जैसा हमारे यहाँ पे है पंजाब में और पाकिस्तानी पंजाब में, ठीक, तो वो सब कुछ सेम है। और इंडिया बांग्लादेश के साथ में इतना बड़ा लैंड बॉर्डर शेयर करता है। इनफैक्ट आई थिंक इंडिया का जो लार्जेस्ट बॉर्डर शेयर होता है वो बांग्लादेश के साथ में ही होता है। एंड ऑल्सो रिवर्स वाइज इंडिया ऑलमोस्ट 54 रिवर्स या उससे ज़्यादा छोटे छोटे रिवर्स इंडिया और बांग्लादेश में आपस में शेयर होते हैं। तो बहुत अच्छी चीज़ें भी इंडिया और बांग्लादेश के बीच में हुई हैं। फॉर एग्जाम्पल, इतने सालों से एक एनक्लेव शेयर करने का इशू पेंडिंग था। 2015 में जो लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट हुआ उसके थ्रू हमने एक्सचेंज किए एनक्लेव्स। तो मोदी जी जाके इस चीज़ को सॉल्व करके आए थे इवेंचुअली, मतलब चला आ रहा था 1960s-50s से, बेरूबारी केस से, ये यहाँ पे जाके सॉल्व हो गया। तो देखो कि सही हमारे आपस में काम भी हो रहा है, डेकेड लॉन्ग बॉर्डर कन्फ्यूजन दूर हो गई। दूसरा, हमने जॉइंट रिवर कमीशन भी बना रखी है 1972 से। ऑल्दो वाटर एक ऐसी चीज़ है, वाटर शेयरिंग पे इंडिया और बांग्लादेश में इश्यूज चलते रहते हैं, बट स्टिल एटलीस्ट एक स्कोप ऑफ कॉपरेशन है। दोनों कंट्रीज सार्क की मेंबर्स हैं, बिम्स्टेक की मेंबर्स हैं, इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन एंड कॉमनवेल्थ की मेंबर्स हैं। सिमिलरली रिसेंटली बांग्लादेश ने सपोर्ट किया जब इंडिया ट्राई कर रहा था UN की सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबरशिप। तो UN परमानेंट मेंबरशिप के लिए भी साथ में खड़े हैं बांग्लादेश वाले हमारे साथ। दोनों कंट्रीज़ की जो आर्म्ड फोर्सेस हैं ये जॉइंट ट्रेनिंग भी करती हैं। कौन सी? संप्रीति एंड मिलन, यहाँ पे भी आती हैं। कोविड के टाइम पे अभी रिसेंटली इंडिया ने बहुत, जिसको बोलते हैं ना वैक्सीन मैत्री करके एक डिप्लोमेसी चल रही है, उसके अंदर न्यू दिल्ली ने 2 मिलियन डोजेस तो सीधा ही प्रोवाइड की थी बांग्लादेश को। तो इस तरह से अगर आप देखो तो बहुत सारे एरियाज़ ऑफ कॉपरेशन भी हैं इंडिया बांग्लादेश में। उन्होंने भी कुछ चीज़ें अभी एक्सटेंड की हैं। हमारे यहाँ पे जो एक तो टेम्पल ही उन्होंने रेनोवेट करवाया है और बोल रहे हैं कि हम यहाँ पे विल मेक श्योर कि इंडियन लोग जो हैं और जो हिंदू कम्युनिटी है उनके टेम्पल्स वगैरह की रक्षा की जाएगी। और सिमिलरली हमारे और उनके बीच में ट्रेन्स भी चल रही हैं अभी हल्दी घाटी एंड चिला समथिंग से। सो पॉइंट इज़ दिस कि बांग्लादेश और इंडिया के बीच में कॉपरेशन के भी काफ़ी पॉइंट्स हैं, लेकिन कंसर्न्स भी हैं। कंसर्न्स में जो वन ऑफ द प्राइमरी कंसर्न है वो है तीस्ता रिवर। तीस्ता रिवर क्या है? सिक्किम से चलती है, फिर उसके बाद में नॉर्दर्न पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल में आ जाती है, फिर वो बांग्लादेश जाती है ब्रह्मपुत्रा रिवर को ज्वाइन करते हुए। इस रिवर को लेके इशू रहता है, वो क्या है
कि इंडिया जो है वो ऑलमोस्ट 55% वाटर क्लेम करता है, बांग्लादेश को प्रॉब्लम होती है। इंडिया का भी जो नॉर्दर्न वेस्ट बंगाल वाला एरिया है वहाँ पे इस पानी की ज़रूरत है। तो एक तो वो बोलते हैं कि रिवर डिस्प्यूट जो है हमें इनको अपने को सॉल्व करना है। दूसरी वो चीज़ बोलते हैं कि हंड्रेड्स ऑफ इलीगल माइग्रेंट्स जो पोरस बॉर्डर की वजह से बांग्लादेश से इंडिया आ जाते हैं, तो वो इंडिया आ गए, इलीगल माइग्रेंट है, वो ये आर्टिकल मानता है। लेकिन वो बोलता है कि अब न्यू दिल्ली एक प्लान बना रहा है कि हम सब इलीगल माइग्रेंट्स का जो है डॉक्यूमेंटेशन करेंगे और डॉक्यूमेंटेशन करके इनको बांग्लादेश डिपोर्ट करेंगे। ये बांग्लादेश के लिए कॉज ऑफ कंसर्न है। तो पहला कॉज ऑफ कंसर्न है रिवर डिस्प्यूट, दूसरा है इलीगल माइग्रेंट। तीसरी चीज़, बांग्लादेश की पार्टिसिपेशन इन चाइनाज OBOR। आप बिल्कुल इंडिया के साथ में हो और इंडिया इतना वेहेमेंटली अपोज कर रहा है OBOR को, चाइना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, और अगर बांग्लादेश उसका की एलाई बन रहा है तो वो भी इंडिया के लिए कॉज ऑफ कंसर्न है। तो ये बोलते हैं कि देखो कोऑपरेशन के कुछ पॉइंट्स हैं जो इन्होंने पहले बताए, कंसर्न्स के कुछ पॉइंट्स हैं जो इन्होंने अभी मेंशन किए। फिर ये बोलते हैं कि अब हमें करना क्या है, एक स्टेबल और फ्रेंडली रिलेशनशिप मेंटेन करना है। वो कैसे होगा? पहले एज फार एज रीजनल सिक्योरिटी इज कंसर्न, इस एरिया की सिक्योरिटी की बात करी जाए तो वहाँ पर इंडिया एंड बांग्लादेश शुड हैव कॉमन पोजीशन। ऐसा नहीं है कि इंडिया OBOR को अलग तरीके से देख रहा है और बांग्लादेश उसको अलग तरीके से देख रहा है। इंडिया का अफगानिस्तान को लेके व्यू और बांग्लादेश का अफगानिस्तान को लेके व्यू मैच ही नहीं कर रहा है। दैट इज समथिंग नॉट वेरी हेल्दी फॉर द रीजनल सिक्योरिटी, नंबर 1। दूसरी चीज़ें क्या बोलते हैं कि इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट्स बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश देयर शुड बी अगेन अ कॉमन ग्राउंड। एज इन वो बोलते हैं कि अभी बहुत बड़ा गैप है इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट, और ऑब्वियसली ज्योग्राफी जो है इंडिया की इतनी बड़ी है तो कभी ऐसा तो होगा नहीं कि बिल्कुल एकदम बराबर हो गया कि जितना बांग्लादेश इंडिया को कुछ सपोर्ट कर रहा है उतना ही इंडिया बांग्लादेश को एक्सपोर्ट कर रहा है। बट स्टिल दिस इज समथिंग दैट हैज़ टू बी टेकन केयर ऑफ बिकॉज बांग्लादेश राइट नाउ इज इंडियाज बिगेस्ट ट्रेड पार्टनर इन साउथ एशियन रीजन। थर्ड थिंग जो ये बोलते हैं वो बोलते हैं कि हमें क्या करना है, जो ये इलीगल माइग्रेंट्स वाला इशू है इसको भी सॉल्व करना है और रिवर वाले वाटर इशूज़ को भी सॉल्व करना है। मीनवाइल आपको मैं बता दूं 2018 में एक चीज़ हुई थी, वो क्या थी, चिल्लाहाटी जो है बांग्लादेश में है और हल्दीबाड़ी आई थिंक असम में है। तो इफ इट्स लाइक दिस, इफ दिस इज़ बांग्लादेश, तो इस तरह से यहाँ से एक 50-60 साल के गैप के बाद, 55 ईयर्स के गैप के बाद दोबारा एक और ट्रेन कनेक्टिविटी शुरू हुई है। तो इसके इनॉग्रेशन से ये जो चिल्लाहाटी हल्दीबाड़ी रेलवे लिंक है, इससे क्या हुआ है कि दोबारा कनेक्टिविटी कंट्रीज़ की बेटर हुई है और बांग्लादेश ने लाइक आई सेड कि मिलियंस ऑफ डोजेज ऑफ कोविशील्ड को रिसीव किया है। तो ये बोलते हैं कि देखो दोनों कंट्रीज़ को अगर हम देखें पॉजिटिव आउटलुक के साथ, सो बोथ द कंट्रीज़ दे इंटेंड टू मेंटेन गुड रिलेशंस। दोनों कंट्रीज़ अच्छे रिलेशन मेंटेन करना चाहती हैं। इट्स जस्ट कि हमारे बीच में जो इश्यूज चल रहे हैं, इशू जैसे कि तीस्ता वाटर का इशू, जैसे कि इलीगल इमिग्रेशन का इशू, रीजनल सिक्योरिटी का, और चौथा इशू जो है इलीगल माइग्रेंट्स का, ये इश्यूज़ को हमें सॉल्व करना है सो दैट इंडिया एंड बांग्लादेश कैन हैव अ शेयर्ड प्रॉस्परस फ्यूचर टुगेदर। ओके, तो विद दिस आई विल वाइंड अप टुडेज लेक्चर। अब मैं आपको नेक्स्ट वेडनेसडे मिलूंगा विद द न्यू IER डिटेल्स ऑफ दिस वीक, द एग्जिस्टिंग वीक। टेक केयर, ऑल द बेस्ट।